हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक लड़की की सरकटी लाश मिलती है। पुलिस के पास कोई भी सुराग नहीं था जिससे वो इस शव की पहचान कर सके, क्योंकि कातिल नहीं चाहता था कि शव की पहचान हो। वह लाश का सिर ही गायब कर चुका था। लाश में एक भी कपड़ा नहीं था जिससे जरा सा भी पहचान हो। लाश की हाथ में जो टैटू था, कातिल ने उसे भी खुरच दिया था ताकि उसकी कोई पहचान ही ना हो सके। पुलिस भी उलझ कर रह गई थी। कातिल ने लगभग 95% परफेक्ट मर्डर किया था, पर कहते हैं ना अपराध अपना निशान कहीं ना कहीं छोड़ जाता है। कातिल की एक चूक ने ही उसे पकड़वा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं उमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल यूसी मिरर पर। आज की कहानी मुंबई के नज़दीक के एक हिल स्टेशन माथेरान की कहानी है। माथेरान एक हिल स्टेशन है जो मुंबई से सिर्फ 90 किलोमीटर और पुणे से 120 किलोमीटर दूर है। यह महाराष्ट्र की पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। माथेरान का मराठी में मतलब पहाड़ों के माथे पर जंगल या फॉरेस्ट। यह एशिया का एकमात्र ऑटोमोबाइल मुक्त हिल स्टेशन है। इसका मतलब यहाँ नो कार, नो ट्रक्स, नो मोबाइल्स। यहाँ या तो आप पैदल चलते हैं या घोड़े से या फिर रिक्शा से। यहाँ आप टॉय ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं। माथेरान में बहुत सारे क्राइम स्टोरी और गोस्ट स्टोरी सुनने को मिलती हैं। यहाँ चारों ओर से जंगल ही जंगल है। सबूत आसानी से मिट जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ लोग क्राइम करके बचने की सोचते हैं, पर वे नाकामयाब ही रहते हैं। सच्चाई सामने आ ही जाती है। पुलिस के थाने के असिस्टेंट इंस्पेक्टर संजय बांगर को एक कॉल आता है। संजय बांगर के लिए इस तरह का कॉल कोई नया नहीं था। वे इस तरह के कॉल से हमेशा वाकिफ थे। वे अन्य पुलिस ऑफिसर के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से ये फ़ोन आया था। वह था केतन्स कॉटेज। माथेरान के एंट्री पॉइंट पर स्थित केतन्स कॉटेज एक लॉज था। जब संजय बांगर वहां पहुंचते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। यहां से केतन्स कॉटेज के मालिक ने ही फ़ोन करके बताया था कि उनके एक रूम में एक लड़की की डेड बॉडी है जिसका सर गायब है। अब उसके बाद पुलिस अंदर जाती है। अंदर जाकर छानबीन करती है। पुलिस देखती है कि बेडरूम में बेड के नीचे एक बॉडी पड़ी है जिस पर एक भी कपड़ा नहीं था। पुलिस ने देखा कि उसके हाथ में एक निशान है। ऐसा निशान जैसे यहाँ कोई टैटू हो और किसी ने उस टैटू को मिटाने के लिए उसे खुरच दिया हो, उसे काट दिया हो। वहाँ से स्किन पूरी तरह छिली हुई थी। पुलिस ने इस बात को नोटिस किया और सबसे पहले इस बात को जानना चाहा कि यह डेड बॉडी किसकी है और यह भयानक काम किसने किया है। दूसरा काम था इस कमरे में किसने चेक इन किया था, कमरा किसके नाम पर था। पुलिस वालों ने लॉज का रजिस्टर खोला और उन्हें उनमें से दो नाम मिले, अमजद और रूबीना। पुलिस वालों ने जब उनके आईडी मांगे तब होटल वालों ने कहा कि अधिकतर ऐसे ही बिना आईडी के रूम दे देते हैं, जो कि प्रोटोकॉल के खिलाफ था। उनकी आईडी नहीं मांगी थी उन्होंने, और इस वजह से इन्वेस्टिगेशन में और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई। अब पुलिस के पास ना तो उनका आधार कार्ड था और ना ही कोई आईडी प्रूफ। पुलिस के पास उनका फ़ोटो तक नहीं था। अब सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े होटल में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अब ये केस पुलिस के लिए और पेचीदा होता जा रहा था। पुलिस अमजद को ढूंढ रही थी। पुलिस को शक था कि इस मर्डर में कहीं ना कहीं उसका ही हाथ होगा। रूबीना के साथ आया अमजद कहीं ना कहीं नहीं चाहता था कि उसकी पहचान उजागर हो, इसलिए वह डेड बॉडी का सर ही ले गया और लड़की के हाथ का टैटू भी खराब कर दिया। अब पुलिस को अलग तरीके से सोचना था। पुलिस ने इस काम के लिए 10 टीमें बनाई। लॉज के आसपास के सीसीटीवी में दोनों आते हुए दिखाई देते हैं। लॉज के रास्ते में जो भी सीसीटीवी थे सारे के सारे खंगाले गए। कुछ और सीसीटीवी खंगाले गए
तो दिखा कि रविवार की सुबह मतलब मर्डर की सुबह एक लड़का पीठ पर बैग टांगे हड़बड़ाहट में जा रहा था, पर उसकी पहचान नहीं हो सकी क्योंकि कोरोना की वजह से चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। अब और भी सीसीटीवी फुटेज लॉज के रास्ते का निकाला गया। एक में वही लड़का दूसरे एरिया में बैग पकड़कर जाते हुए दिखता है। पुलिस को लगा कि इसी रास्ते में उसने सर को छुपाया होगा। पुलिस सर्चिंग में लग गई। रास्ते में उन्हें एक 250 फुट की खाई दिखाई दी। खाई के नीचे से उन्हें एक लड़की का सर मिल गया जो कि पॉलीथीन में लिपटा हुआ था। उसी पॉलीथीन के पास लड़की का पर्स मिला। उसमें उसके सामान और डॉक्टर की एक पर्ची थी। पर्ची में लड़की का नाम था पूनम और जगह था गोरेगांव, यानी कि लड़की गोरेगांव की थी। लॉज से पता चला कि पेमेंट लड़की के कार्ड से किया गया था। लड़की का नाम था पूनम पाल। कार्ड में दिए गए पते पर जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि पूनम पाल अपने पति के साथ आई थी घूमने। पति का नाम था राम सिलोचन पाल। ये मुंबई के पास बेलापुर के फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था। पुलिस राम सिलोचन पाल का मोबाइल डिटेल निकालती है तो पुलिस भी चौंक जाती है क्योंकि इससे पहले उसने अपना मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं किया था, वो भी इतनी देर तक। जिस दिन वो घूमने गए उस दिन से लेकर के वापस आने तक के दिन तक उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। आजकल मोबाइल के ज़माने में लोग इतना लंबा अपना मोबाइल बंद नहीं रखते हैं। इस बात पर पुलिस को शक हुआ। उसके बाद पुलिस उसके घर पहुंची। वह पुलिस को देखकर बहुत हैरान था कि पुलिस यहाँ कैसे आ गई। पुलिस उसे हिरासत में लेती है। शुरुआती पूछताछ में उसने कुछ नहीं बताया, पर पुलिस थोड़ी सख्ती दिखाती है। तब वह बताता है कि उसकी पत्नी का कत्ल उसी ने किया था। राम सिलोचन पाल यूपी का रहने वाला था। राम सिलोचन की नौकरी लगती है तो वह मुंबई आ गया। राम सिलोचन और पूनम की शादी अरेंज मैरिज थी। शादी को 7 महीने हो चुके थे। यूपी बिहार तरफ एक नियम है, शादी के बाद गौना। गौना का मतलब होता है विदाई। तो पूनम का गौना नहीं हुआ था। दोनों कभी कभी मिलते थे पर साथ नहीं रहते थे। जब राम सिलोचन से मोबाइल स्विच ऑफ के बारे में पूछा गया तब उसने बताया कि वह कई महीनों से रिसर्च कर रहा था एक परफेक्ट मर्डर करने का। उसने मर्डर के लिए सारी जानकारी जुटाई। उसने बहुत सारे मूवीज़ देखी, बहुत सारी न्यूज़ और बहुत सारी खबरें देखी, बहुत सारे अनसॉल्व्ड केस भी देखे कि ये अनसॉल्व रह गए तो किस चूक से रह गए। सारी जानकारी लेने के बाद उसने योजना बनाई कि अब वह अपनी पत्नी को मारेगा। उसने लॉज में अपनी पहचान छिपाई। कोरोना का समय था, मास्क लगा करके उसने अपना चेहरा छिपा लिया। सीसीटीवी से बच गया। मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रखा। वह जानता था कि मोबाइल ट्रैक हो सकता है, इसलिए यहाँ घर से निकलने से पहले ही उसने मोबाइल स्विच ऑफ करके घर पर ही रख दिया और वहाँ से वापस आकर घर पर ऑन किया। कत्ल के बाद सर को अलग कर दिया ताकि शव की पहचान ही ना हो सके। पूनम के हाथ से टैटू को भी खुरच दिया जो कि शायद पूनम की पहचान बता सकते थे। उसके शरीर से सारे कपड़े उतार दिए क्योंकि उसने कई बार देखा था कि कपड़ों से कातिल तक पहुंचा जा सकता है और इसी वजह से उसने अपना मोबाइल भी बंद रखा था। पुलिस ने भी माना कि उसने 80-90% तक परफेक्ट मर्डर का प्लान बनाया था, पर क्राइम कभी परफेक्ट नहीं होता। कोई न कोई सुराग छूट ही जाता है। वहीं इस केस में भी यही हुआ। राम सिलोचन की छोटी छोटी चूक से पुलिस उस तक पहुंच गई। पुलिस ने पूछा कि ऐसी क्या वजह थी कि उसने अपनी ही पत्नी को मार दिया। उसने बताया कि मुंबई आने के बाद उसकी पत्नी पर उसे शक हुआ। उसकी पत्नी थोड़ी फ्रैंक थी, लोगों से घुल मिल कर बात करती थी, किसी से किसी भी टॉपिक पर अच्छे से बात कर लेती थी। हंस हंस कर बात करना उसे ये सब पसंद नहीं आता था। उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि शादी से पहले क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? उसकी पत्नी ने उसे कहा, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड था पर अब नहीं है। इस बात से राम सिलोचन को इतना गुस्सा आया
कि उसने मन ही मन अपनी पत्नी को मारने का प्लान बना लिया था। शादी को अभी मात्र 7 महीने हुए थे। घर वाले भी उन्हें राजी खुशी देखना चाहते थे, पर रामसिलोचन का माइंड कुछ और ही चल रहा था। रामसिलोचन ने प्लान बनाया कि वह उसको यहाँ से दूर ले जाकर कहीं मारेगा, ताकि किसी को भनक भी ना लगे और पुलिस भी उलझ कर रह जाए। अगर उसका सर नहीं मिलता और वो पर्स नहीं मिलता तो शायद पहचान भी नहीं होती। रामसिलोचन की इन्हीं गलतियों की वजह से वह पकड़ा गया। उसने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए सबसे अपने साथ उस हिल स्टेशन के होटल पे लेकर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कोरोना का समय है, डबल मास्क लगाकर अपना फेस ढक लो। फिर वह उसकी पत्नी को ले जाकर वहाँ अलग नाम से रूम बुक कराया। वह जानता था कि उस होटल में आईडी नहीं मांगी जाएगी, आसपास सीसीटीवी भी नहीं थे, तो उसे यह काम करने में आसानी लगी। रूम के अंदर आते ही दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ और रामसिलोचन पाल ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसने उसके शरीर से सारे कपड़े उतार दिए और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसके सर को एक पॉलीथीन में भरकर अपने पीछे बैग में डालकर अपने साथ ले गया दूर फेंकने के लिए। साथ ही उसका पर्स, उसके कपड़े, सारी चीज़ों को भी ले गया। पर रामसिलोचन की छोटी छोटी भूल की वजह से वह पकड़ा गया। पर पूनम खुले विचारों की थी, पर उसका व्यवहार गलत नहीं था। उसके पास एक भी सबूत नहीं था उसकी पत्नी के किसी और के साथ संबंध होने के। दोस्तों, ये थी कहानी, जिस कहानी में शक ने एक हंसती खेलती लड़की और एक इंजीनियर लड़का दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो आज की इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी यह बताइएगा ज़रूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।